Question 1. Mr. G, aged 32 years, is employed with XYZ Private Limited on a basic salary of 80,000 per month. अब इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 80,000 पर मंथ इंटू 12 करें तो 9,60,000। आगे, ही हैज रिसीव्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 15,000 पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड हो, जो हमने वहां पर सैलरी हेड में भी कोई क्वेश्चन नहीं देखा, तो जाकर कहीं डिडक्शन मिलती है 3200 पर मंथ। अब इससे आगे, एंड हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 20,000 पर मंथ। बच्चों अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल, और अगर ये शिफ्ट आउट कर रहा हुआ तो उस केस में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सैलरी, सेकंड एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, थर्ड 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रो सिटी और 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटी। आगे कहता है फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he has paid rent of 25,000 per month for an accommodation in Delhi। तो दिल्ली का मतलब मेट्रो सिटी, 50% ऑफ सैलरी करूंगा अगर ये शिफ्ट आउट कर रहा हुआ, वैसे तो नहीं, तो फुल्ली टैक्सेबल है। मिस्टर जी हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ 2,10,000 फॉर हाउसिंग लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस इन मुंबई। The construction of house is completed in March 2026 and his parents live in that, उसके पेरेंट्स रहते हैं लिव इन दैट हाउस। तो अब मेरे से को पूछे आप मेरे को सिंपल बताओ करना क्या है। मैंने कहा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होना हाउस और उसके लिए अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख, वो भी शिफ्ट आउट में। डिफॉल्ट में तो डिडक्शन मिलती ही नहीं है। तो ये ना नीचे हमसे पूछ रहा है, कहता है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर जी फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इन मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। तो जब हम डिफॉल्ट में करेंगे तो डिडक्शन मिलनी नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील हो जाएगा। लेकिन जब हम शिफ्ट आउट का केस करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख, तो 2 लाख लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ऊपर जैसे हमने देखा है सैलरी इनकम से 2 लाख तक सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ कर देंगे। इसके जस्ट आगे अदर इंफॉर्मेशन, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 150, बच्चों 80C, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80CCD 50,000। बच्चों मैं आपको ऐसे सिंपल समझाना चाहता हूं, 80CCD में हमने 2 पढ़े थे, 1 और 1B। 1B के केस में हमारी 50,000 रुपए की लिमिट है, समझ गए ना, मतलब हर एक पर्सन के लिए। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में हैं तो ना इसकी मिलेगी ना इसकी मिलेगी, डिडक्शन मिलनी ही नहीं है। उसमें CCD 2 होती है जो कि एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन NPS में होता है, उसके लिए होती है। 80CCH2 जो कोस्टों में मिलती ही नहीं, अग्निवीर स्कीम वाली, और 80JJAA वो भी नहीं मिलती, तो उसके केस में समझो डिडक्शन मिलेगी ही नहीं। और अगर आप शिफ्ट आउट कर रहे हैं तो यहाँ 80C, यहाँ 80CCD आप बोलेंगे 1B, क्योंकि मैं क्यों और सोचूं, मेरे को पता है 50,000 रुपए की तो वही मिल जाती है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। क्योंकि अगर आपने CCD 1 ली तो CCE जाकर उसको लिमिट कर देगी। अभी इससे आगे बढ़े, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर हु इज ऑफ एज 65, मतलब सीनियर सिटीजन, तो 50,000 रुपए की है 80D, ठीक है ना, लिमिट लगेगी। इसके अलावा पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 80D, तो 25,000, बस और कुछ भी नहीं। शिफ्ट आउट में ये सारी। तो अब अगर देखें बच्चों तो हमारे से टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी पूछी है। एक बार हम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में निकालेंगे, एक बार हम ऑप्शनल टैक्स रिजाइन में निकालेंगे। जिसमें इसका टैक्स कम आएगा हम इसको वो स्कीम लेने के लिए कहेंगे कि आप उस स्कीम के अंदर अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करो। एक बार करवाता हूं बच्चों। क्वेश्चन 1, बच्चों आप यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। तो पहले एक बार मैं कर रहा हूं डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में। हेडवाइज चलेंगे बच्चों। सबसे पहले है सैलरीज,
तो हमने यहाँ लिखी बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ इंटू 12, 9,60,000। दो ही चीजें और हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और HRA। क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है तो समझो दोनों के रिगार्डिंग कोई इसको डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलनी, तो 180। और HRA इसको मिल रहा है 20,000 पर मंथ, 240। और कुछ भी नहीं है तो ये ग्रोस सैलरी हो गई 13,80,000। अब बच्चों इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जाएगी 75,000 रुपए, तो हमने लेस किया डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन। बच्चों जैसे ही मैंने 75,000 लेस किए 13,5, ये हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। ये पहली बात हो गई। अब 1 लिख लो, आप A लिख लो, वो आपकी मर्जी है। और क्योंकि मुझे पता है एक ही और हेड है और वहां पर भी कोई इनकम नहीं है, तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे कैसे कंटिन्यू भी रख सकता हूं, मतलब इसको क्लोज ना करूं। तो सेकंड आप आ जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस ऑपर्टी। देखो बच्चों, अगर आपकी हाउस ऑपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्योंकि इसके पेरेंट्स के रहने के लिए यूज हो रही है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में उसके रिगार्डिंग इनकम भी नील, मतलब आप समझो इंटरेस्ट की रिडक्शन ही नहीं मिलनी। तो साथ में आप लिख लो सेल्फ ऑक्यूपाइड और सामने आप इनकम लिख दो नील। तो इनकम फ्रॉम हाउस ऑपर्टी 0 हो गई और कोई हेड है ही नहीं। आप दोनों को ऐड करेंगे तो यही आपकी GTI, ग्रोस टोटल इनकम। और आप समझो कि कोई डिडक्शन भी नहीं मिलनी, तो यही टोटल इनकम। पहले आप लिखो ग्रोस टोटल इनकम। यहां पर हमने 13,05,000 लिख दिया, 1+2। अब आपने मेरे से कहा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 थे, मैंने कहा इसके केस में तो नहीं मिलेगी। ये बच्चों हमने डिडक्शन लिख दी नील, तो ये हमारी टोटल इनकम आ गई। अब आपने मेरे से इसके तुरंत बाद पूछा, मैंने कहा अब आपको टैक्स पेएबल निकालना है। देखो बच्चों, हमारे लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में है पहले 12 लाख के ऊपर 60,000 टैक्स बनता है, तो आप लिखो फर्स्ट 12 लाख। आप चाहे ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख लो, पहले 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, अगले 4 लाख पे 5% 20,000, अगले 4 लाख पे 10% 40,000, कुल मिलाकर 12 लाख पे 60,000। और 12 लाख से ऊपर कितनी इनकम है बच्चों? तो अब 15%, 1,05,000 का, ये 15,750। बच्चों टोटल किया 75,750। कोई रिबेट नहीं, कोई सरचार्ज नहीं। तो अब सीधा आप ऐड करो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि है 4%, 3030। आप टोटल करो 78,780। डेट इज यूर टैक्स पेएबल। अब ये किसके केस में टैक्स पेएबल कैलकुलेट हुआ है? जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में हो। हमें अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मिनिमम करना है। मेरे से को पूछे अब कैसे करोगे, मैंने कहा बड़ा आसान सा तरीका है, दोबारा यही इनकम निकालो। अब शिफ्ट आउट है, HRA की एग्जम्पशन मिलेगी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट भी होगा क्योंकि 2 लाख रुपए तक का आएगा, और वो सेट ऑफ भी होगा। तो हमने यही किया। इसी को आगे बढ़ाते हैं अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजाइन। हमने बच्चों एक एक करके समझना है। सबसे पहले आपने लिखा सैलरीज, तो वापिस वही लिखो जो ऊपर लिखे है, बेसिक सैलरी। समझो हम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बस HRA की एग्जम्पशन आएगी 960, ऊपर से एज इट इज लिखना है आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 180, अगर इसमें HRA ना होता ना
और सेम रहना होता तो मैं सीधा वहां से इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए ग्रोस सैलरी ले लेता, बस स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही तो फर्क पड़ता। अब एचआरए में एग्जाम्पशन भी है। तो ये बच्चों 240। अब मेरे से को पूछे कितने रुपए एग्जाम्प्ट होंगे, मैंने कहा आप ना एक बार लिस्ट वाला कर लो, जो आएगा उसको एग्जाम्पशन में लिख देंगे। तो लिख देते हैं लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। सेक्शन 10(13) ही होता है, लेकिन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अपने पास लिखते जाओ बस। रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग होता है बच्चों बेसिक सैलरी, डीए, इफ, कमीशन ऑन सेल, उनमें से कुछ भी नहीं है तो यही। एक बार आप रेंट पेड देखो कितना जा रहा है हमारा। तो हमने कहा टोटल 3,25,000 पर मंथ, और 1/10 ऑफ 960। बच्चों एक बार 3 लाख में से 96,000 घटाओ, 2,04,000। दूसरे नंबर पे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल में एचआरए तो 240 मिला है। और तीसरे नंबर पे 50% ऑफ सैलरी। बच्चों 960 का 50%, 480। तीनों में से कम 2,04,000, 240 में से घटा दो 36,000। और कोई इनकम नहीं है बच्चों, हमने टोटल किया ग्रोस सैलरी, सैलरी हेड में और कुछ भी नहीं है। ये अमाउंट आ गया 1176। अब आप इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाओ, डेट इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a). ऑप्शनल के अंदर 50,000 रुपये, तो हमने यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख दी। बच्चों एक बार आप 1176 में से 50 घटाओ, 1126। अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी है नो डाउट। हाउस प्रॉपर्टी का ना हमें क्लियर दिख रहा है लॉस, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और उसका इंटरेस्ट है, तो यहीं से लिख लो बस सीधा ही, क्यों अलग करना। मतलब अभी नीचे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये बात रिपीट कर देंगे, एक बार यहां लिख देते हैं लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेट ऑफ, तो हमने इसको सेट ऑफ किया बच्चों, अमाउंट है 2 लाख। अभी कैलकुलेट करके दिखा देंगे, 926। अब ये हमारी तरीके से सैलरी इनकम हो गई, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहां से हमने क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ होने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी सा आप यहां पर करके दिखा दो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहां पर लॉस आएगा और बता देंगे कि सेट ऑफ कहां से हुआ है, सैलरी से। तो हमने यहां सबसे पहले बात लिखी नेट एनुअल वैल्यू, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी एनएवी नील होती है। और मैक्सिमम लिमिट है इंटरेस्ट की डिडक्शन की 24(b) में 2 लाख। हमने लिख दी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(b) इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन ₹2 लाख। तो ये लॉस आ गया 2 लाख, और हमने लिख दिया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि 2 लाख तक ही सेट ऑफ हो सकता है। तो हमने लिखा सेट ऑफ फ्रॉम सैलरी इनकम। तो ये सैलरी इनकम से सेट ऑफ हो रहा है 2 लाख। बस बच्चों आप मानकर चलो, और तो कोई हेड है नहीं। इन दोनों को टोटल किया, जीटीआई आ गई, ग्रोस टोटल इनकम 926। अब एक बार आप डिडक्शन लिखो, 80C की है, CCD 1B में लेंगे। कोई पूछे क्यों, आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर चैप्टर 6 थे, और आप लिख सकते हो 80C टू 80U। तो सबसे पहले 80C कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ,
एक 50। फिर मेरे को पता है कि 80 CCE लिमिट कर देगी, तो मैं CCD 1 में तो नहीं लूंगा, 50,000 रुपये जो है उसकी लूंगा 80 CCD 1B, ओन कंट्रीब्यूशन टू NPF, ओन कंट्रीब्यूशन टू NPS, ये बच्चों 50,000। और इसके जस्ट आगे 80D, दो हैं प्रीमियम, एक इसने पे किया है सेल्फ स्पाउस के लिए, मतलब ओन फैमिली के लिए 25,000, और एक पेरेंट्स के लिए 50,000। तो लिख दो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, और दूसरे नंबर पे पेरेंट्स। तो यहाँ 25, यहाँ 50। बच्चों मैंने टोटल किया, टोटल बन रहा है 275। मैंने 926 में से 275 घटा दी, तो टोटल इनकम आ गई 651, 6,51,000। अब ये कोई सीनियर सिटीजन तो है नहीं। पहले 5 लाख पे कितना टैक्स बनता है, मैंने कहा 12,500। फर्स्ट 5 लाख 12,500, अगर यही 10 लाख से ऊपर होती तो पहले 10 लाख पे लिखता। अब 1,51,000 का 20% करो, 30,200 लिखो। नेक्स्ट 151 एट द रेट ऑफ 20%, 30,200, टोटल 42,700। और इसके जस्ट बाद कोई रिबेट तो है नहीं, 5 लाख तक होती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बच्चों 4%, जो कि है 1708, आप ऐड कर दो 44,408, और राउंड ऑफ कर देंगे 10 के मल्टीपल में। तो यहां हमने लिख दिया टैक्स पेएबल राउंडेड ऑफ 288B के अकॉर्डिंग राउंडेड ऑफ होती है टैक्स लायबिलिटी, लेकिन आपको सेक्शन मेंशन करने की कहीं जरूरत नहीं। अब मेरे से वो पूछे कि आप बताओ क्या ऑप्ट करना चाहिए, मैंने कहा यहीं पर टैक्स कम बन रहा है, जिसको नॉर्मल टैक्स रिजाइन में अपनी असेसमेंट करनी चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एडवाइस, हमारी सलाह है इसको, सिंस टैक्स लायबिलिटी एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ एक्ट is lower than the tax liability under default tax regime. So it would be beneficial for Mr. G to shift out from default tax regime. यहां बच्चों इनकम फ्रॉम सैलरीज आए। एक बार दोबारा समझ लेना ताकि अच्छे से बात समझ आ जाए। मिस्टर जी जिसकी एज 32 साल है, उन्होंने हमें उसकी बेसिक सैलरी दी है 80,000 पर, फुल्ली टैक्सेबल होती है 80 × 12। बस फर्क क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 है जो ग्रोस सैलरी में से मिलेगी, और ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में 50,000। दूसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय ब्लाइंड, हैंडीकैप, डीफ एंड डम ना हो तो इसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं। तीसरे नंबर पे HRA, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में हैं तो समझ कर चलो आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप शिफ्ट आउट कर रहे हैं तो 3 चीजें देखी जाती। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ सैलरी, सेकेंड नंबर पे एक्चुअल HRA रिसीव्ड, और थर्ड नंबर पे 50% ऑफ सैलरी इन मेट्रो सिटी और 40% ऑफ सैलरी इन अदर सिटी। सैलरी हेड से रिलेटेड और कुछ भी नहीं था।
इसके अलावा इसने हमें बोला कि इसने ना एक जगह है इसके पास जो इसके पेरेंट्स के रहने के लिए यूज हो रही है। मार्च 2026 में वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी, तो मतलब 25-26 में वो बिल्डिंग थी, तो इसने इंटरेस्ट पे किया है 210। तो हमें ये पता है डिफॉल्ट में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी ही नहीं, और अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में हैं तो उसमें मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, लॉस। तो डिफॉल्ट में जब है ही नहीं कुछ, वैसे भी सेट ऑफ नहीं हो सकता हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी और से अगर लेट आउट भी होती। तो मेरे से वो पूछे तब क्या करेंगे, मैंने कहा जो हमारी सैलरी इनकम आएगी वही हमारी जीटीआई हो जाएगी, वही टोटल इनकम हो जाएगी, और उसके बाद सिर्फ उसके ऊपर क्या निकाला है, टैक्स। समझ गए ना, 13,05,000 अगर आप देखेंगे तो हमारी सैलरी इनकम है, उसी सैलरी इनकम के ऊपर ही हमारा टैक्स कंप्यूट हुआ है। अब आप आ जाओ ऑप्शनल टैक्स रिजाइम में। आप मेरे से कहते हो कि अब कैसे होगा, मैंने कहा एक तो एचआरए की एग्जम्पशन जाएगी। तो देखो बच्चों, ये एचआरए की एग्जम्पशन गई, तीनों में से जो कम तो 2,04,000, 36,000, तो ये 1176 हो गई ग्रोस सैलरी, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई 1126, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए यहां से सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ कर दिया तो 926 हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी हो। इधर से अगर आप देखेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो गया, तो इसलिए इस हेड की कोई इनकम ही नहीं है, तो ये 926 हमारी जीटीआई हो गई। अब आ गए डिडक्शन पर, वो तो सीधी सीधी आप ही लिख रहा है, पीपीएफ, एटीसी, सीसीडी 1B, क्योंकि हम 1 की लेंगे तो हमें फायदा ही नहीं होगा, और इसके अलावा एटीडी की 25 और 50, तो ये सारा टोटल घटा दिया तो टोटल इनकम आ गई। और पुरानी टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग क्या कैलकुलेट किया है टैक्स, पहले 250 पे कोई टैक्स नहीं, अगले 250 पे 5% से 12,500, और उसके बाद अगले 1,51,000 पे 20%। जो भी आया कोई रिबेट नहीं है, क्योंकि वो 5 लाख तक मिलती है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% टैक्स पेबल, क्योंकि टैक्स पेबल इसमें कम आया है तो हम इसी को लेंगे। क्वेश्चन सेकंड, बच्चों इस क्वेश्चन में सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी पूछ रहा है, वो भी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता एज 61 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹1,01,50,000। क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% सरचार्ज लगेगा, और पक्का मार्जिनल रिलीफ भी आएगी, क्योंकि 1 करोड़ से बहुत ज्यादा इनकम नहीं है। आगे कह रहा है फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 एज्यूम दैट हिज टोटल इनकम कंप्राइजेज ऑफ सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन एफडी। उसका कहने का मतलब है कोई भी इनकम ऐसी नहीं है जिसपे फ्लैट रेट से टैक्स लगता हो, तो आपको स्लैब रेट लगाना है। तो मेरे से पूछे डिफॉल्ट में, मैंने कहा पहले 24 लाख के ऊपर टैक्स बनता है 3 लाख, और 24 लाख से ऊपर वाली इनकम के ऊपर टैक्स का रेट 30%। क्योंकि ऐसे चलता है ना बच्चों, पहले 4 लाख पे नील, अगले 4 लाख पे 5%, फिर 4 लाख पे 10%, फिर 4 लाख पे 15%, फिर 4 लाख पे 20%, फिर 4 लाख पे 25%। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो 20, 40, 60, 80 और 1 लाख, उसका टोटल 3 लाख बनता है। तो हम सीधा लिखते हैं पहले 24 लाख पे 3 लाख, और 24 लाख से ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर 30%। तो स्टेप फॉलो होंगे, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ बननी है, तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, आप बच्चों यहां पर लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में टैक्स पेएबल निकालना है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। आप पहले लिख दो बच्चों टोटल इनकम हमारी है 1,01,50,000। अब क्योंकि मार्जिनल रिलीफ भी बननी है तो हम स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आप सबसे पहले लिखो स्टेप 1, टैक्स ऑन 1,01,50,000। तो आप ऐसे लिखो बच्चों, फर्स्ट 24 लाख, ये है हमारा 3 लाख। नेक्स्ट, अब एक बार डिफरेंस कर लो, हम कर रहे हैं तो 77,50,000, ठीक है ना। 1,01,50,000 में से 24 लाख घटा दिए, इसका बच्चों 30%, ये बन रहा है 23,25,000। अब अपने कैलकुलेटर पे चेक करो, 26, 25। अब मेरे से को पूछे सरचार्ज, मैंने कहा 15%,
तो आप करो बच्चों, इसका 15% सरचार्ज, जो कि हमारा आ रहा है 3,93,750। आप जस्ट एक बार इसमें ऐड कर दो, 30,18,750। ये स्टेप 1 हो गया। अब आप आ जाओ स्टेप 2 पे। आप लिखो टैक्स ऑन ₹1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर टैक्स निकालो। तो ऐसे करेंगे बच्चों, फर्स्ट 24 लाख, 3 लाख। नेक्स्ट एक बार 1 करोड़ में से 24 लाख घटाओगे, 76 लाख, 76 लाख, 30% बच्चों, ये आ रहा है 2280। 1 करोड़ तक सरचार्ज कितना है? 10%। तो एक बार ये जो 2580 आया है ना, इसका 10% सरचार्ज ऐड कर दो, जो कि है 2,58,000। हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया बच्चों 28,38,000। ये स्टेप 2 हो गया। अब क्या करना है? स्टेप 3। आप सिर्फ ये देखो कि आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से कितनी ज्यादा है। टोटल इनकम -1 करोड़। तो बच्चों जब घटाया तो 1.5 लाख। अब क्या करो? स्टेप 2 और 3 को ऐड कर दो। हम बिल्कुल अपने सी इंस्टीट्यूट की तरह कर रहे हैं। तो आप यहां लिखो ऐड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो ये बच्चों दोनों को ऐड किया तो टोटल आ गया 29,88,000। ये जो 29,88,000 है, इसके साथ स्टेप 1 को कंपेयर करो। आप यहां लिखो स्टेप 5, लोअर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 4। इन दोनों में से कम देखो बच्चों आप, तो 29,88, क्योंकि ऊपर वाला 30,18,750 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो मार्जिनल रिलीफ है। तो अब बस इसमें आप ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि है 4%। तो बच्चों मैंने 4% किया, 1,19,520। आप ऐड करो, तो ये आ रहा है 31,07,520। ये अब आपकी टैक्स पेएबल आ गई, टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेस, जो हमें एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स देना है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन के अकॉर्डिंग। और आपने मेरे से पूछा मार्जिन रिलीफ, मैंने कहा स्टेप 1 और स्टेप 4 का डिफरेंस, यहां 1 और यहां 4। तो ये बच्चों एक बार डिफरेंस करोगे, ये आ रहा है 30,750। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल, मतलब अमेरिकन सिटीजन, got married to Mr. Radhe of India in USA on 2nd March 2025 and came to India for the first time on 16th March 2025। अब सबसे पहले आप ये देखना, मिस चार्ली जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है, इंडिया में पहली बार 16 मार्च 2025 में आई। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ये जो ईयर है ये कौन सा है, मैंने कहा 24-25। और आपने मेरे से पूछा स्टे, मैंने कहा 16 मार्च से 31 मार्च। 31 मार्च में से 15 मार्च, मतलब 31 दिन है ना मार्च में, आप 15 दिन घटा दो, तो 24-25 में उसका स्टे इंडिया में 16 दिन था। फिर वो कहता है शी लेफ्ट फॉर यूएसए ऑन 19 सितंबर 2025। अब मेरे से ये कहता है ये कौन सी डेट है, मैंने कहा 19 सितंबर 2025, प्रीवियस ईयर 25-26। 19 सितंबर को वो यहां से गई है, तो 1 अप्रैल से 19 सितंबर तक यही थी। तो अभी हम डेज कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर वो कहता है शी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 27 मार्च 2026। इसी 25-26 में 27 मार्च को इंडिया में आई है। तो 31 में से 26 घटा दो तो 5 दिन वो भी हो गए। तो अभी तो हम टोटल करके देखेंगे कितने दिन 25-26 में बनते हैं। मेरे से पूछे इसका यूज, मैंने कहा रेजिडेंशियल स्टेटस, इससे पता लगेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में 2 पॉइंट होते हैं, पहले स्टे 182 दिन या उससे ज्यादा हो, अगर बन गया तो बस बात खत्म। दूसरा है कि प्रीवियस ईयर में स्टे 60 दिन या उससे ज्यादा हो, और साथ में एन लगा हुआ है, मतलब और का मतलब हिंदी में और बोल रहा हो, एंड 365 दिन होना चाहिए टोटल स्टे
पिछले से पहले के 4 सालों में, जो कि इसका नहीं है क्योंकि ये तो पहली बार 24-25 में ही इंडिया में आई है। आगे बढ़े। While in India, she had purchased a showroom in Mumbai on 30th 4 2025, which was leased out to a company on a rent of 25,000 per month from 1st May 2024। तो इसने, ये बच्चों 25 कर लेना, ऊपर 25 है ना, ये 25 है बच्चों। और ये कहता है शी हैड टेकन लोन फ्रॉम ए बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस शोरूम ऑन विच बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट 97,500 अप टू 31 मार्च 26। मैं समझाता हूं। इसने ना 30 अप्रैल 2025 को यहाँ एक शोरूम खरीद लिया था और 1 मई 25 से उसको किराए पे चढ़ा दिया 25,000 पर मंथ। एक बार आप 1 मई से 31 मार्च तक बताओगे, मैंने कहा 11 महीने, ये इसका रेंट है जो इसको रिसीव्ड हुआ है। ठीक है। अभी देखते हैं, अगर कोई म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है जो मुझे अभी दिख नहीं रहा, तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, और जो इसने लोन का इंटरेस्ट पे किया है प्रीवियस ईयर 25-26 का, वो यहां से लेस हो जाएगा। लेस करने के बाद क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, ये वाली इनकम यही टैक्सेबल होगी क्योंकि अर्न इंडिया से। हाउस प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, इंडिया में। आगे बढ़े। शी हैड रिसीव्ड the following cash gift from her relatives and friend during first 4/25 to 31st March 2026 from parents of husband। ये बच्चों रिलेटिव में, रिलेटिव से गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, ये हमने अदर सोर्सेज में पढ़ा है। फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, रिलेटिव है, एग्जेम्प्ट है, मतलब ये दोनों कुछ नहीं होगा। और इसके बाद फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड, 172 50 से ज्यादा है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाए। अब इसके बाद आए, हमारे से कहता है डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन सच इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इफ शी ऑप्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BS। मेरे से को पूछे क्वेश्चन कैसे करोगे, मैंने कहा सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालूंगा। बच्चों मैं आपको सीधे में बताऊं तो इसने नॉन रेजिडेंट आना है, लेकिन जो दोनों इनकम इसकी बताई हैं वो इंडिया से अर्न है, तो इसकी वही इनकम बन जाएंगी। उनका हम कर देंगे टोटल, तो वो हो जाएगी इसकी ग्रोस टोटल इनकम। टोटल इनकम, वो जो जीटीआई टोटल इनकम आई है उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स। किसके अंदर, ऑप्शनल टैक्स रिजाइन। ठीक है ना। और इसके जस्ट बाद वो पूछ रहा है बी पार्ट में, वुड हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज एज्यूमिंग दैट शी इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज 18 लाख एंड सी इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन यूएस। मैं 2 बातें बताऊंगा, आप ध्यान करना, रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ी जाती है। पहली, अगर आप मुझे कहेंगे ना कि ये इंडियन ओरिजिन से है, बाहर रह रही है, इंडिया में विजिट के लिए आई है, तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर ना 60 दिन की कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। समझ गए। और अप्लाई हो भी जाए तो कर क्या लेंगे, क्योंकि इसका जो स्टे पिछले 4 सालों में है वो सिर्फ 16 दिन है, 365 दिन है ही नहीं। और एक और पॉइंट पढ़ते हैं हम वहां, एक पर्सन मतलब डीम्ड रेजिडेंट का इंडियन सिटीजन है, बाहर रह रहा है और उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो वो डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा बिना उसका स्टे देके। लेकिन ये कह रहा है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, इंडियन ओरिजिन की है, तो इसके ऊपर वो लगेगा ही नहीं, तो ये क्या ही रहेगी, नॉन रेजिडेंट ही रहेगी। तो एक बार प्रॉपर लिखवाता हूं जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग करना होता है। देखो क्वेश्चन थर्ड, बच्चों 2 पार्ट में क्वेश्चन है, पहले आ जाओ आप फर्स्ट पार्ट। हम पहले ये बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन इंडियन रेजिडेंट कैसे बनता है, तो हमने यहां लिखा एन इंडिविजुअल is said to be resident in India during the previous year if he satisfy any one of the following 2 conditions। अब 2 शर्तें लिख रहा हूं बच्चों, जो इसकी एक भी पूरी नहीं है। पहली लिखो आप, अभी हम स्टे निकाल कर दिखा देंगे, ही हैज बीन इन इंडिया, और अगर जैसे शी है तो शी लिख लो,
हैज बीन इन इंडिया, ये सब के लिए अभी मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर आया ही नहीं ना, मैं तो एक नॉर्मल प्रोविजन बता रहा हूं कि कोई भी पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर में या तो 182 दिन या उससे ज्यादा हो, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, या तो उसका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 दिन या उससे ज्यादा हो, और या फिर दूसरी शर्त है कि प्रीवियस ईयर में स्टे 60 दिन या उससे ज्यादा हो, लेकिन उससे पहले के 4 सालों में टोटल स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा हो। तो हमने यही लिखा, ही शी हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले से पहले के 4 साल। फॉर ए टोटल पीरियड, कोई पूछे कितना स्टे होना चाहिए तो आपका आंसर होगा 365 दिन या उससे ज्यादा, ऑफ 365 डेज और मोर, एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल इंडिया में उसका स्टे 60 दिन या उससे ज्यादा हो, और उससे पहले के 4 सालों में टोटल स्टे 365 दिन या उससे ज्यादा हो। तो हम अगर यहां देखें इसका स्टे, तो वो पहले चेकआउट करना पड़ेगा, पिछले 4 सालों में तो सिर्फ 16 दिन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से पिछले साल ही इंडिया में पहली बार आई है। तो हमने यहां लिखा, मिस चार्ली स्टे इन इंडिया। तो पहले मैं लिख रहा हूं ड्यूरिंग 4 years proceeding to previous year। तो बच्चों आपको सिर्फ 16 दिन लिखना है, ठीक है ना, 16 दिन इसका स्टे है, और इससे पहले और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये यहां अप्रैल से है, कब तक आपने मुझे कहा 19 सितंबर तक। एक बार कोई भी बच्चा कैलकुलेट कर सकता है। देखो बच्चों, हम ना वैसे लिख लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये ज्यादा आसान रहेगा वैसे उसको समझाने से। अगस्त, सितंबर, 19 सितंबर तक यहां है। तो यहां पर अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, ठीक है। डेज आपको ध्यान रखने हैं, रेजिडेंशियल में सीखते हैं हम लोग। इसके अलावा रिटर्न कब आई थी? 27 मार्च को। तो एक बार कोई बच्चा मार्च के दिन बताएगा 5, आपसे कोई पूछे कैसे, आप कहेंगे 31 में से 26 गए, क्योंकि 27 को तो यहाँ थी। एक बार टोटल करोगे बच्चों ये 177, मतलब ना तो इसने 182 वाली शर्त पूरी की और ना ही सेकंड वाली शर्त पूरी हो रही है। तो आप सीधा ही बोलेंगे, शी डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबू टू कंडीशंस, सो शी इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। याद रख लेना बच्चों, जो रिबेट मिलती है ना, वो सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है, क्योंकि मेरे को पता है इसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम बन रही है, तो वैसे रिबेट बनती, लेकिन इसको नहीं मिलेगी क्योंकि ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है। तो यहां तक तो हमने बता दिया कि ये नॉन रेजिडेंट है। अब हमें इसकी टोटल इनकम बतानी, तो हम यहां पर अब इसकी टोटल इनकम निकाल रहे हैं बच्चों। आप लिख भी सकते हो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। 2 ही हेड है बस। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप लिखो एक बार। एक बार बच्चों 25,000 इंटू 11 करना, 1 मई से किराए पे चढ़ाया है शोरूम, वही जीएवी बन जाएगी, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप सीधा ही स्टार्ट कर सकते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू।
उसके अंदर लिख देंगे एक्चुअल रेंट, और जो कि हमें क्लियर है कि 25,000 पर मंथ है और 11 महीने हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो जो हमने किया 275। आप देखो म्युनिसिपल टैक्स नहीं दे रखा, तो यही एनएवी। आप में से कोई बताएगा एनएवी नेट एनुअल वैल्यू के बाद कितनी डिडक्शन है? दो। एक तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दोनों लेस कर देंगे। तो हमने यही किया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो हमने यहां लिखा 30% ऑफ एनएवी। 275 का 30% बचो 82,500। दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो कि है 97,500। एक बार बच्चों दोनों का टोटल करो 180। आप 275 में से हटा दो, तो यहां आ गया 95,000। ठीक है। अब ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब सिर्फ बच्चों गिफ्ट का पॉइंट है, आप चाहें तो इसको ए लिखें, क्लोज करें, और अब आप आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सेकंड पॉइंट है हमारा। आपने मुझे कहा यहां, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले बच्चों जो रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है ना, उसका अमाउंट तो मैटर ही नहीं करता, वो तो सीधा क्या ही रहना है, एग्जाम। तो आप लिख दो यहां पर 3 गिफ्ट बताए हैं इसने, तो मैंने यहां लिखा कैश गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम, पहला पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, तो साथ में आप लिखो रिलेटिव्स और सामने लिखो एग्जाम्प्ट। दूसरे नंबर पे लिखो मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, तो ये भी रिलेटिव की डेफिनेशन में है, एग्जाम्प्ट। और तीसरा टू फ्रेंड्स ऑफ हस्बैंड। एक बार बच्चों टोटल ही दे रखा है, एक बात आप लिख देंगे टैक्सेबल बिकॉज मोर देन ₹50,000। 50,000 से ज्यादा है इसलिए टैक्सेबल है। हमने टोटल कर दिया 172। बच्चों आप में से कोई भी 172 और 95,000 ऐड करो। आप लिख दो A + B ग्रोस टोटल इनकम 2,67,000। अब मेरे को सिर्फ क्वेश्चन में देखकर बताओ क्या कोई डिडक्शन बताई है? नहीं। तो यही टोटल इनकम। अब सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 थे, नहीं बन रही है, तो ये ऑप्शनल में, लेकिन डिडक्शन बताएगा तो ही। तो ये आ गई अब इसकी टोटल इनकम। $267। आपने मुझे कहा टैक्स पेबल बताना है, मैंने कहा देखो नॉन रेजिडेंट है तो रिबेट तो मिलेगी नहीं। आप लिखो पहले 250 पे टैक्स, ऑप्शनल के अंदर यही तो है, नॉर्मल 250। और नेक्स्ट 17,000 के ऊपर 267 में से मैंने 250 हटा दिए हैं बच्चों। 5%, एक बार 17,000 का 5% करना, ₹850। अब आपने में से कहा रिबेट, मैंने कहा नहीं इसको नहीं मिलनी। आप लिख भी लो रिबेट, साथ में लिख लो नोट एलिजिबल, ओनली अलाउड टू
रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तभी मिलेगी। ठीक है, तो ये नहीं है तो 850 ही रह गया, और 4% ऐड कर दो बच्चों। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बच्चों 34, 884। कोई बच्चा राउंड ऑफ करके बताएगा कितना बनेगा? 880। आप लिख दो टैक्स पेएबल, क्योंकि अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट 10 का मल्टीपल, अदरवाइज इग्नोर करो, राउंडेड ऑफ, ये टैक्स पेएबल। ये बच्चों ए पार्ट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट। अगर ये इंडियन ओरिजिन की हो और इसके अलावा इसकी इनकम 18 लाख रुपए हो तो बताओ। तो मैं कहूंगा सबसे पहले इसका ना पिछले 4 सालों में जो स्टे है ना वो 365 से कम है, तो 60 दिन वाली शर्त का तो कोई कंसेप्ट बनता ही नहीं। समझ गए ना कि नहीं लग रही है 120 वाली लग रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यही लिखूंगा बी में। इसने सिर्फ ये पूछा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस चार्ली in case she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources is rupees 18 lakh। तो आप कैसे बताने वाले? आप आंसर देंगे बच्चों कि इसका जो स्टे है ना पिछले से पहले के 4 सालों में वो सिर्फ 16 दिन है, 365 दिन से कम है, तो 120 दिन वाली शर्त भी इसकी पूरी होने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, भले ही इनकम 15 लाख रुपए से क्या है ज्यादा। तो हमने यहां लिखा हर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 years immediately proceeding to the previous year is 16 days, मतलब लेस देन 365 days। तो she is not satisfying any basic condition। वो कोई भी बेसिक कंडीशन जो ऊपर बता रखी है वो पूरा नहीं कर रही। प्लस शी इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो शी कैन नॉट बी डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया इवन इफ हर इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस, क्योंकि उसके लिए सिटीजन होना जरूरी है, इज मोर देन ₹15 लाख। समझ गए ना, वो जो है वो सिटीजन नहीं है इंडिया की, सो शी इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये इंडिया की क्या है बच्चों? नॉन रेजिडेंट। एस। क्वेश्चन 4, डॉक्टर निरंजन ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर इज रनिंग ए क्लिनिक, हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2026 इज एज अंडर। तो अब एक बार देखो बच्चों, ये आपको ऑलरेडी पी एंड एल अकाउंट दे रखा है। मैं रिकॉल कराता हूं हमने कैसे पढ़ा था। अगर आप मेरे से बिजनेस इनकम पूछेंगे ना तो मैं कहूंगा नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। दो चीजें ऐड होती हैं, दो चीजें लेस होती है। दो चीजें ऐड होती हैं, डेबिटेड डिसअलाउड एक्सपेंस, दूसरा अनरिकॉर्डेड अलाउड बिजनेस इनकम। और दो चीजें लेस होती हैं बच्चों, पहला क्रेडिटेड डिसअलाउड इनकम और दूसरा अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंस। तो अब मुझे क्या बताना है वो ध्यान देना।
यहां पर हमारे को पहला पॉइंट बोलता है रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स रेंट फॉर हर रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। रेंट पेड 30,000 पेड बाय चेक टुवर्ड रेंट फॉर हर रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। मैंने कहा ये तो पर्सनल है। कहता है ऊपर ना जो रेंट पेड है उसमें इंक्लूड है। तो मैंने कहा ये तो 30,000 रुपए वापिस ऐड होंगे, पर्सनल नेचर का है। अब एक बार आगे बढ़े। इसने हमें बोला क्लिनिक इक्विपमेंट आर। ऊपर अगर आप देखो तो डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा। नीचे कह रहा है कि इसमें इक्विपमेंट है 1/4/25 को ओपनिंग WDV 5 लाख, 7 दिसंबर 25 को एक्वायर्ड कॉस्ट बाय चेक 2 लाख। अब ये पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। इक्विपमेंट हो सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह 15% रेट है, प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक में आते हैं, तो ये आधा हो जाएगा 50%। हाँ इक्विपमेंट उसी में आएगा। वैसे तो इनको रेट बताना चाहिए, कभी कभी ये स्किप कर देता है। क्या किया जाए, रेट याद रखना हमारा काम है नहीं। तो एक बार बच्चों 5 लाख का 15% 75,000 और 7.5% करोगे तो 15,000। अभी नोट बना लें क्योंकि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, आधा रेट हो जाएगा। 15 का आधा 7.5%। तो मेरे से पूछे ये 90,000, मैंने कहा ऊपर लेस नहीं कर रखे तो अब लेस कर देंगे। इसके जस्ट आगे rent received relates to residential house property situated at Surat, gross annual value 27,000, municipal tax 2,000 paid in December 25 has been included in administrative expense। मेरे से पूछे मतलब, मैंने कहा ये जो रेंट रिसीव्ड है ना, ये रेंट रिसीव ये उस प्रॉपर्टी का है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने किराए पर दे रखी है। फिर दोबारा पढ़ता हूं, रेंट रिसीव्ड रिलेट टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत। कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगी सूरत में, उसका हमने किराया रिसीव किया है। GAV जिसकी 27,000 है। तो मेरे से पूछे पहले सीधे में बताओ क्या करना है। मैंने कहा यहां से तो लेस कर, ये इनकम में इंक्लूड है। और हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाओ। हाउस प्रॉपर्टी में GAV उसने दे रखी है, उसमें से लेस कर दो म्युनिसिपल टैक्स, NAV आ जाएगी। और NAV के बाद 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। समझ गए ना, मतलब वो पूरा मैं कर लूंगा। इसके बाद शी रिसीव्ड सैलरी 7,500 per month from Full Cure Hospital which has not been included in consultation and medical charges। बच्चों मैं पहले यहां समझाना चाहता हूं, कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस नो डाउट उसकी PGBP की इनकम है। इसने ना किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर रही है और वहां से इसको कितनी सैलरी मिल रही है, 7,500 पर मंथ। ऊपर इंक्लूड नहीं है ये अमाउंट, नहीं तो वहां से लेस करना पड़ता। ये मेरे से पूछे, मैंने कहा सैलरी हेड, ये हो जाएगी बेसिक सैलरी 7,500 इंटू 12। अभी देखेंगे कि ये डिफॉल्ट में है या शिफ्ट आउट, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस होगी। थोड़ा समझना है, कंफ्यूजन नहीं रखनी। अब देखो बच्चों, अगर कोई भी पर्सन कहीं जॉब करता है, जैसे ये हॉस्पिटल में जॉब कर रही है, तो चाहे पार्ट टाइम करे या फुल टाइम, इनकम सैलरी हेड में ही आएगी। सैलरी हेड में आने के लिए एक ही क्राइटेरिया है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन। समझ गए ना, जरूरी नहीं होता वो पर्सन फुल टाइम काम करे। अब इसके जस्ट आगे फिफ्थ पॉइंट, डॉक्टर निरंजन availed a loan of 550 from a bank for higher education of her daughter। शी रिपेड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी इंटरेस्ट देयर ओन 55,000 ATE। लेकिन याद रख लेना सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजाइन। आपने कहा यहाँ ऊपर कुछ होगा, नहीं होगा, इसका क्या लेना देना। यहां तो ऊपर कुछ लिखा होता तो आता ये। ठीक है ना बच्चों। इसके जस्ट बाद शी पेड 1 लाख as tuition fees not in the nature of development fees donation to university for full time education of her daughter 80C। बच्चों सारी रिडक्शन क्लिक नहीं करेंगी, पढ़ने के बाद फिर ध्यान आएगा, फिर बंदा लिखेगा अपने पास कि हाँ ये ट्यूशन फीस वाली कई बार आ जाती है, इसके लिए 80C की क्या मिलती है, डिडक्शन। और सेवंथ पॉइंट है बच्चों, एन अमाउंट ऑफ 28,000 हैज आल्सो बीन पेड बाय चेक ऑन 27 मार्च फॉर हर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। यहां शर्त होती है कि पेमेंट किसी भी मोड में करो अदर देन कैश। 28,000 रुपए ATD। एक बार पहले देख लेते हैं इसकी एज, 60 साल, तो पूरे 28 की 50,000 लिमिट होती है।
लेकिन ये तीनों डिडक्शन ऑप्शनल में आएंगी। फ्रॉम द बुक कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, पहले उसी में निकालेंगे और फिर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो बच्चों जैसे आपकी स्टडी कर रही है ना, मैं डिट्टो वैसे का वैसे कर दूंगा। मैं पहले आपको समझाता हूँ स्टडी क्या कर रही है। स्टडी कर रही है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में टोटल इनकम, क्योंकि उसने हमसे टोटल इनकम पूछी है कि आप एक बार डिफॉल्ट में बता दो फिर ऑप्शनल में बता दो। तो यहाँ पहला हेड हो जाएगा सैलरी, दूसरा हेड हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी और तीसरा हेड हो जाएगा पीजीबीपी। कैपिटल गेन नहीं है, फिर ये जो डिविडेंड की इनकम है ना, ये यहां से लेस होंगी और अदर सोर्सेज में आएगी। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अब हम एक बार डेबिट में देखने लगे कि और क्या क्या है। मेडिसिन कंज्यूम, स्टाफ सैलरी, क्लिनिक कंज्यूमेबल, ये ओके है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव ओके है। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। तो बच्चों बड़े ध्यान से समझना, ऑप्शनल में मिलती है, डिफॉल्ट में वापस ऐड होगा। ऑप्शनल में नहीं होना चाहिए ऐड। तो अगर मान लो आप डिफॉल्ट से ऑप्शनल में जाओगे तो ये लेस होगा, क्योंकि याद करो तो वहां जो इन हाउस रिसर्च वाला है वो दोनों रिजाइन में है, जो डोनेशन देते हैं वो सिर्फ ऑप्शनल के अंदर है। अब आ जाओ आप इस साइड, इनकम टैक्स रिफंड लेस होगा यहाँ, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ये अदर सोर्सेज की इनकम है। डिविडेंड लेस होगा यहाँ और ये अदर सोर्सेज की इनकम है। विनिंग फ्रॉम गेम शो ऑन टीवी, यहाँ 35 इंक्लूड है, लेस होगा और इसमें से टीडीएस भी कटा हुआ है। तो जब अदर सोर्सेज में लिखेंगे तो पूरा 50 लिखेंगे, ग्रोस अप वाला हो। अब मैं स्टडी के हिसाब से करूंगा। स्टडी क्या करती है, पहले डिफॉल्ट में निकाल लेती है, निकाल ली, उसके बाद उसमें जो चेंजेस है सिर्फ उसी को अप्लाई करती है। आपको निकालने के लिए क्या कहा है, टोटल इनकम। तो टैक्स पेबल से हमारा कोई इनकम नहीं, हमारा काम है सिर्फ टोटल इनकम निकाल कर छोड़ देना। तो एक बार पहले डिफॉल्ट से कर रहा हूं, फिर ऑप्शनल से। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आप पता क्या करो बच्चों, पहला केस लो अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। बस इसी में टाइम लगेगा, उसमें तो सिर्फ इसमें चेंजेस ही करने होंगे। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें वहां चेंज होगा क्योंकि रीजन क्या है, इसने हमें सैलरी 7500 पर मंथ दी है, तो इंटू मैंने 12 किया, बच्चों 90,000। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ 75 कटा रहा हूँ ना डिफॉल्ट में, वहां हमारी लेस होगी डिडक्शन सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन 50। तो 25,000 रुपए आपको वापिस ऐड करने पड़ेंगे जब यहाँ की इनकम से वहां चलोगे। तो एक बार जस्ट और जस्ट आप 75 घटा दो, तो 15,000 आपकी कौन सी इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ आप। बुक अपने सामने खुली रखना, पूरा समझना बच्चों। मेरी आदत है कि मैं अपने तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ। अभी हम एक बार हेड वाइज इनकम निकाल लेंगे। इसने आपको रेंट रिसीव्ड कितना बताया है, मैंने कहा वो 27,000 रुपए। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना बोला है, 2,000। और मैं पॉइंट अभी पीजीबीपी की इनकम निकालते बार यूज करूंगा ना, एनएबी प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी बच्चों, 30% ऑफ एनएबी। आप एक बार करोगे, 7500 घटा दो, 17,500। अब आ जाओ मेन, बस पीजीबीपी। इसमें बात करो नेट प्रॉफिट कितना है। अब इसके लिए साथ साथ यहां से बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। हमने कहा नेट प्रॉफिट एज पर P&L 440,400। पहले पॉइंट, रेंट पेड में इंक्लूड है 30,000 जो चेक से दिए हैं अपने हाउस के। तो मैंने कहा ये यहां पर वापिस ऐड होगा। डेबिटेड डिसअलाउड एक्सपेंस रेंट पेड फॉर ओन हाउस, ये बच्चों मैंने 30,000 ऐड, इसका और कहीं कुछ नहीं होना था।
ये डेप्रीशिएशन, कुछ पॉइंट ही नहीं दे, सीधा एक बार करना बच्चों, 5 लाख का 15% और 2 लाख का 7.5%। आप यहीं के यहीं निकाल देना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कहीं स्टडी कोई नोट नहीं बनाती। डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑन ₹5 लाख 15%, ऑन ₹2 लाख 7.5%, यानी कि 75,000, और ये करूं तो 15,000। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, रेंट रिसीव्ड वाला पॉइंट यूं है बच्चों, हमें ना लेस करनी है वो सारी इनकम जो क्रेडिट में है लेकिन इस हेड की नहीं है, मतलब यहां नहीं आएगी। तो अभी तो एक बार रेंट रिसीव्ड लेस करो, कितना है? 27,000। और इसके अलावा कितने रुपए एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चे में ऐड हैं? 2,000 रुपए, मतलब लेस हुए हैं जो ऐड करने हैं। ये पॉइंट भी हो गया और ये पॉइंट भी हो गया, ये पहले ही कर दिया है, तो मैंने यहां लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसके अंदर है म्युनिसिपल टैक्स पेड और लेट आउट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में आता है ना, तो 2,000 रुपए। 3 एडजस्टमेंट तो सीधी सीधी हो गई। चौथे नंबर पे सैलरी हो चुका, और ये 3 तो डिडक्शन के। अब यहां पर आ जाओ, लाइन वाइज बस चलना है। मैंने कहा मेडिसिन ओके, स्टाफ सैलरी, क्लिनिक, कंज्यूमेबल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। ऑप्शनल में तो मिलेगी, इसमें नहीं मिलती, तो इसमें एक बार ऐड कर दो, उसमें लेस कर देंगे 1.50। याद रखना कि यही अंतर है पीजीबीपी में इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार लिखो, अमाउंट पेड फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च, मतलब आपने कुल मिलाकर टू ए एसोसिएशन। कैसे भी लिख लो बच्चों, अमाउंट है 1.50। और अब एक बार आप क्रेडिट साइड में आ जाओ, ये ओके है। इनकम टैक्स रिफंड लेस करो, डिविडेंड लेस करो, विनिंग फ्रॉम गेम शो लेस करो। अभी इनको अदर सोर्सेज में चार्ज करेंगे, यहां एक बार लेस कर दो, 3 कर दिया हमने। इनकम टैक्स रिफंड, इसका इंटरेस्ट होता है ना, ये अदर सोर्सेज की इनकम होता है। यहां तो एक बार करो 5450, डिविडेंड 10,500, और विनिंग फ्रॉम गेम शो 35,000। आप बस करो टोटल दोनों, अभी अदर सोर्सेज लिख लेंगे और हो जाएगा क्वेश्चन। 440 400 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 150, 622,400। मैंने यहां पर लिख दिया, इवन इनर कॉलम में ही लिख देता हूं, क्योंकि यही चल रहा है ना। 622,400 सीधा इनकम ही आ जाएगी, माइनस 90,000, माइनस 27,000, माइनस 5450, माइनस 10,500, माइनस 35,000। ये बच्चों 454,450। अब आप एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आ जाओ। मेरे से कोई पूछे इसमें, मैंने कहा एक तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कितना अमाउंट है बच्चों? थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, वैसे ही कर रहा हूँ, 450। डिविडेंड ग्रोस ही है 10,500, और विनी ग्रोस करना है फ्रॉम गेम शो, कितने परसेंट से टीडीएस कटा होता है? 30%। कोई पूछे कि कौन से सेक्शन में, तो 194B में, वैसे नीट नहीं है। 100/70, 50,000। एक बार बच्चों ऐड करो, 50,000, 10,500, 450, 60,950। एक बार पूरे का टोटल कर, यही जीडीआई, यही टोटल है। ये तो हो गया डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में, हमने किया टोटल। ये आ रहा है बच्चों 5,47,900। अब देखो बच्चों, इसी के आगे हमने करना है अंडर
ऑप्शनल टैक्स रिजाइन। तो स्टडी कहती है कुछ चेंज करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, आप यहीं की जीटीआई उठाओ, जीटीआई एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, जो चेंजेस करने हैं वो कर दो। तो यहां पर ना मैं एक बार ऐसे लाइन ही लगा देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपए जीटीआई है? 547900। एक बार बच्चों आप बताओगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी एक्स्ट्रा ले रखी है, तो वापिस ऐड करो। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी है 50 लेनी है, आपने ले रखी है 75, तो 25 ऐड कर। और वो जो साइंटिफिक रिसर्च वाला है वो लेस कर दो, बस और कहीं कोई चेंज नहीं है। अमाउंट पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अमाउंट है बच्चों साइंटिफिक रिसर्च के लिए 150, ये आपने लेस कर दिया, ये ऐड कर दिया, तो ये आ गई अब हमारी जीटीआई 4,22,900। अब आ जाओ डिडक्शन, हमने ना तीनों डिडक्शन लिख रखी हैं साथ में कि कौन कौन सी मिलेगी, तो एक बार लिख लेते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ये जानकर बार बार चैप्टर 6 से लिख रहा हूं, हमेशा नहीं लिखूंगा। तो इसी बहाने ना ध्यान रहता है, बच्चा 80C टू 80U तो याद रखता है, फिर वो भूल जाता है कि ये चैप्टर 6 से है। ट्यूशन फीस कितने रुपीस है बच्चों? 1 लाख। इसके बाद 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बच्चों? 28,000। 80E इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लोन, ये बच्चों 55,000। अब घटाओ, तो इसका टोटल बन रहा है 183। मैंने ये घटा दिया, ये आ गया 239,900। बस यही टोटल इनकम है, हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 5, मिस पूर्वी एज 55 ईयर्स। अब इसकी एज है बच्चों 55 ईयर्स, इज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, शी मेंटेन हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोफेशनल पर्सन ना अपनी बुक्स कैश बेसिस पर मेंटेन करते हैं। तो जब हम उन प्रोफेशनल पर्सन की पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे होंगे, तो खर्चे और इनकम कैश बेसिस पर ही आएंगे। अगर उन्होंने कोई खर्चा एडवांस में दिया या पुराना कोई आउटस्टैंडिंग पे किया, तो वो इसी पीरियड का माना जाएगा जब पे किया है। और अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया, तो उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च रीड एज फॉलोस। ये इनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। अब एक बार बच्चों जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान देना। सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट है, हमें पता है हम कैसे करते हैं, यहां से शुरुआत होगी। हमें टैक्सेबल प्रोफेशन की इनकम निकालनी होगी। अब हमने एक बार अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ा। पहली इंफॉर्मेशन है अलोएबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%। कार के ऊपर जो डेप्रिसिएशन का रेट है ना, वो 15% है। तो मैंने देखा यहाँ परचेस ऑफ कार दे रखा है, तो मेरे को तुरंत क्लिक कर गया कि ये तो वापस ऐड होगा, क्योंकि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो प्रॉफिट निकालते बार घटना ही नहीं चाहिए था। और इसके ऊपर क्या एलो होगा? डेप्रिसिएशन। 15% उसने रेट दे दिया है, बिना कहे भी हमें पता था। अब सेकंड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है बच्चों। वैल्यू बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500। एक बार ध्यान देना, वैल्यू ऑफ बेनिफिट, हमें कुछ परकिजिट मिली हैं अपने क्लाइंट से जिनकी वैल्यूएशन की गई 10,500 रुपए। अब मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, मुझे ये पता है प्रोफेशन की इनकम है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इसने क्रेडिट में लिख रखी है? भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रखा है, उसके क्रेडिट में लिख रखा है या नहीं? नहीं लिखा हुआ, तो ये ऐड होगा। कोई पूछे क्या, आप बोलेंगे अनरिकॉर्डेड अलाउड इनकम। हम कंसेप्ट जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, इनके कई पॉइंट ऐसे हैं कि इन्होंने पेपर्स में भी दिए हैं और रिपीट किए हैं बार बार। अब सीए है तो नो डाउट नीचे आर्टिकल भी होंगे।
Incentive to article assistant represent amount paid to two article assistant for passing CA inter examination at first attempt. ये इनके पास आर्टिकल असिस्टेंट है, उन्होंने इंटर का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में पास किया था, इसलिए इन्होंने इंसेंटिव दिया है। मैं पहले आपको थोड़ा बताता हूं बच्चों, पास्ट में ना डायरेक्ट एंट्री से जो बच्चे एडमिशन लेते थे ना, उनकी पहले आर्टिकलशिप शुरू हो जाती थी, फिर उनको 9 महीने की आर्टिकलशिप पूरी होने के बाद सीए इंटर का अटेम्प्ट देना होता था। तो मतलब आप एक सीए के अंडर आर्टिकलशिप कर रहे हैं और अभी आपका इंटर हुआ नहीं, अब तो आप इंटर के बाद जाते हैं, इंटर हुआ नहीं है। तो अगर आप सीए के पास आर्टिकलशिप कर रहे हैं और आपका इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, तो उसने आपको क्या दे दिया? तो बिजनेस का अलाउड खर्चा है। कोई पूछे क्या, आप कहेंगे कमर्शियल एक्सपीडियंसी। और जितने भी आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल अच्छे से काम तभी करते हैं जब वो क्लियर होते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, उन्होंने अपना फ्यूचर देखना होता है। तो सीए चाहते हैं कि जो आर्टिकल हैं वो अपना सही से स्टडी, मतलब डायरेक्ट वालों की बात करो, जो जाए इंटर के बाद रहा है उसने तो फाइनल वहां आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद करनी होती है। अब इसके जस्ट आगे तो मतलब ये अलाउड खर्चा है। अब हमने देखा कि जो इसने इंसेनिटी पे कर रखा है ये लिख रखा है, तो मेरे से कोई पूछे क्या, मैंने कहा अलाउड है, कुछ नहीं करेंगे, कोई यूज ही नहीं होना इसका, क्योंकि आपको इनकम निकालती बार उसको घटा रखा है। तो समझो ये पॉइंट तो हो गया। इससे नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, मतलब 6 महीने की प्रीपेड है, लेकिन स्टिल अलाउड, क्योंकि क्या फॉलो हो रहा है, बस आप ये समझो ऊपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में इंक्लूड है। सैलरी इंक्लूड 30,000 टू ए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश। देखो बच्चों, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट हो, वो चाहे आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो, उसका इससे थोड़ा कोई लेना देना है, वो तो सिर्फ ये है कि खर्चा उसी पीरियड का अलाउड होगा। अगर अप्रूवल बेसिस हुआ, कैश बेसिस हुआ तो पेड बेसिस पर अलाउड होगा। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट है तो वो प्रेस्क्राइब मोड में ही करनी होती है, और इसने पे कर दिया है कैश में फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। तो मेरे से पूछिए इसका क्या करेंगे, मैंने कहा वापिस ऐड होगा। समझ गए ना? कोई पूछे कौन सा सेक्शन आपको 48(3), बच्चों याद रखना सेक्शन आपको इनिशियल में क्लिक नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, पहले प्रोविजन आएंगे फिर साथ साथ सेक्शन आ जाएंगे। ठीक है ना, कि पहले प्रोविजन आएंगे उसके साथ साथ आपको सेक्शन, हम सेक्शन के साथ ही बात करेंगे, लेकिन आपको उतना एफर्ट नहीं लगाना। आप तो सिर्फ प्रोविजन को याद कर रहे हैं, हाँ 10,000 से ज्यादा की पेमेंट थी वो तो डिसअलाउड होता है, पूरा का पूरा अमाउंट 30,000। आगे कहता है द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर ऑफ 32,000 विच वाज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स। बच्चों कुछ नहीं करना, ये पॉइंट ऐसे ही देता है। एक बात बताऊं बच्चों, बिजनेस के सिलसिले में बड़ी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, चाहे वो फॉरेन टूर ही क्यों ना हो। बिजनेसमैन तो समझदार होते हैं, वो तो रिलेटिव के घर भी जाते हैं तो बिजनेस टूर करके जाते हैं, अपना खर्चा अलाउड करते हैं, गवर्नमेंट रोक थोड़ा सकती है, तो कमर्शियल एक्सपीडियंसी है, या तो प्रूव करे कि ये पर्सनल पर्पज के लिए गया था। तो ये तो फॉरेन टूर पे क्या है, अलाउड खर्चा है। ये कुछ लिखता साथ में कि वो पर्सनल पर्पज के लिए, तो हम वापस ऐड करने की क्या करते, बात करते। अब इससे नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर, अब ये डिडक्शन से रिलेटेड है, एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट टू 5,000 10,000 रिस्पेक्टफुली पेड इन कैश। 80D की डिडक्शन मिलती है लेकिन नहीं बनेगी। कोई पूछे क्यों, आप कहेंगे कैश में पे कर दिया, उसमें होता है किसी भी मोड में करो अदर देन कैश। ब्रदर की तो मिलती ही ना, सन की मिल जाती, लेकिन वो मिलेगी कैसे, वो कैश में पे कर रहा है, तो अभी 80D नहीं आएगा। इसके नेक्स्ट, शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट 10,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बच्चों 80C। और इसके अलावा शी हैज पेड 70,000 टुवार्ड्स एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मेरे से भी पूछे इसका क्या होगा, मैंने कहा नॉर्मल करती बार तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसका ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी निकल आएगी उसमें से घटा देंगे कि 70 उसने दे रखे। जब कभी भी एडवांस टैक्स दे दे तो समझो नेट टैक्स पेबल आता है, उस केस में ये भी देखना होता है कि किन इनकम पे टीडीएस कटा होगा, वो टीडीएस भी घटाया जाता है। तभी करूंगा तो समझ आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस पूर्वी इन ए मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। तो मतलब आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में कैलकुलेट करना है और आपको ऑप्शनल टैक्स रिजाइन में करना है। तो आपका सीए इंस्टीट्यूट कैसे कर रहा है, सुनना बच्चों, पहले वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में कैलकुलेट कर देता है, क्योंकि उसमें चैप्टर 6A की रिडक्शन नहीं मिलती
और नॉर्मल वे में प्रोविजन है हमारे। तो इसमें ना बाय चांस कोई ऐसी इनकम है ही नहीं कि जिसके लिए कुछ अलग हो। तो जो इनकम आपकी यहाँ पर आएगी जीटीआई, ये वही की वही कहाँ भी आ जाएगी ऑप्शनल में, बस उसमें इसकी 10,000 रुपए की एटीसी की क्या मिल जाएगी, तो टोटल इनकम अलग हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो दोनों केसेस में टैक्स निकाल देंगे, और जिस ऑप्शन में टैक्स कम बनेगा वही मोस्ट बेनिफिशियल मैनर है। एक बार करते हैं अटेम्प्ट, आप ध्यान देना बच्चों। इसमें बच्चों जब हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम ना क्रेडिट में पहले चेक करके चलते हैं कि कौन कौन सी इनकम है जो इस हेड की ही नहीं है। जैसे डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ग्रोस, मैंने कहा ये अदर सोर्सेस, तो यहां तो लेस होगी। इनकम फ्रॉम यूटीआई ग्रोस, यहां तो लेस होगी, अदर सोर्सेस में है ही। इसके अलावा ऑनरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर, अदर सोर्सेस, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता, यहां तो लेस होगी। और इसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंशियल फ्लैट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यहां तो लेस होगी। और हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ ना म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है। आप चाहते तो पहले पीजीबीपी की इनकम निकाल सकते हो, यहाँ ऐड होगा ये खर्चा क्योंकि इसका नहीं है, पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते बार लेस होगा। तो मेरे से को पूछे कैसे करना चाहिए, मैंने कहा आपके पास दो ऑप्शन है। उन्होंने तो कुल मिलाकर ये कहना है कि पहले हेड की इनकम निकाल लो, फिर अपना जीटीआई निकालो एंड सो ऑन। तो उस हेड में किसी को भी आप पहले, किसी को भी बाद में कर सकते हो। तो जैसे मैंने तो पूरा क्वेश्चन अब पढ़ लिया है, मुझे तो पता है कि यहाँ हाउस प्रॉपर्टी हेड है, पीजीबीपी हेड है और अदर सोर्सेस है, बस पहले आता है हाउस प्रॉपर्टी तो मैं पहले वही कर दूंगा। एक बार देखो अटेम्प्ट करवाता हूँ, ध्यान देना आप कैसे होगा। हम ना बच्चों क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, हमारे से मोस्ट बेनिफिशियल मैनर पूछा है। आप बोलेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। अब आपको दो वे में चलना है, एक बार अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, और दूसरी बार, तो मैंने पहले लिखा अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, मतलब ये नई स्कीम है 115 बीएसी 1 है, आप लिखना चाहें। और शिफ्ट आउट की बात करें तो वो इसी से अलग है कि आप शिफ्ट आउट कर रहे हैं, पुरानी स्कीम में जा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस में ज्यादा बेनिफिट है। हमने यहां पर बच्चों हेड वाइज चलना चाहा, क्योंकि पहले हेड तीनों की इनकम निकाल लेंगे फिर ऐड कर देंगे। तो हमने पहले लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप सिर्फ और सिर्फ देखो बच्चों क्वेश्चन में कितने रुपीस रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो जो रेंट है ना वही हमारी बन जाएगी जीएबी। आप आउटर कॉलम में करो, अभी टोटल कर लेंगे नीचे अलग से। इसमें से लेस करो म्युनिसिपल टैक्स पेड, उसने आपको पी एंड एल के डेबिट में लिख कर दे रखा है, वहां तो वापिस ऐड होगा, यहां लेस करो 82,600, डेट इज कॉल्ड एनएबी। अब इसमें से दो डिडक्शन वैसे लेस होती है, यहां इंटरेस्ट है ही नहीं, तो एक ही डिडक्शन रह गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएबी। अगर हम 82,600 का 30% करें तो बच्चों 24,780। अब जस्ट घटाओ तो ये आ गया 5,782 अब पता है क्या कर रहा हूं मैं, ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, मैं बाद में इनको ऐड करके दिखा लूंगा, इसलिए तो पहले पीजीबीपी भी निकाला जा सकता है। तो मैं एक तरीका और सिखाऊंगा आप लोगों को, हम लोग स्टडी से थोड़ा हटके चलेंगे और उनसे जल्दी हो जाएगा। जब नीचे निकाल रहे होंगे ना तो वहां डिफॉल्ट का एक कॉलम बना दूंगा और ऑप्शनल का एक कॉलम बना दूंगा। इनकम तो पहले ही हेडवाइज निकाल रखी होंगी, तो चाहे हम चाहें तो यहां पर ऊपर ये लिखे ना, वहीं पर लिख ले, लिख दिया है तो भी डिफॉल्ट में आना तो यही है। तो अभी आप देखना कैसे करवाऊंगा, ये हो गया। अब आप आ जाओ सेकंड नंबर पे, पीजीबीपी। आप यहां देखो नेट प्रॉफिट कितना है हमारा, 9,28,224। अब पता क्या है बच्चों, सारी एडजस्टमेंट करनी बनती है, मैं एक एक करके एडजस्टमेंट बताता रहूंगा आपको। सबसे पहले अगर देखो तो डेप्रीशिएशन बोल रखा है, इधर से एडजस्टमेंट पे टिक लगाएंगे हम लोग, उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वहां टिक लगाएंगे ताकि हमें समझ रहे कि क्या चल रहा है।
तो ये 80,000 रुपए जो परचेस ऑफ कार है इसको हमने वापस ऐड कर दिया। तो आप में से कहेंगे डेप्रिसिएशन, मैंने कहा बिल्कुल लगेगा। अब यहाँ पर आपकी स्टडी क्या कहती है सुनना, वो कहते हैं कि हमें ये तो नहीं बता रखा कार खरीदी कब है, खरीदी तो ईयर में है, तो हम मान रहे हैं कि मोर देन 180 डेज है। बच्चा चाहे तो अल्टरनेटिवली ये भी मान सकता है लेस देन 180 डेज है, वो नीचे लिख रहा है अल्टरनेट करके। तो हम एक बार, क्योंकि मानते यही है बिना कहे कि कुछ नहीं कह रखा, तो फर्स्ट डेट को ही खरीद ली होगी। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार अंडर सेक्शन 32 कितने परसेंट है बच्चों? 15%। कितने की है कार? 80,000 की। एक बार करोगे 12,000 घटाएंगे। इसके जस्ट आगे ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड, ऐड होना है क्योंकि उसने लिख नहीं रखे पहले, हमने यहां लिख दिया वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड 10,500। इसके जस्ट आगे इंसेनिटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू आर्टिकल असिस्टेंट, कुछ नहीं करना है इसका, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुछ नहीं, सैलरी इंक्लूड, तो सैलरी इन कैश लिख दो आप वापिस ऐड। याद रख सको तो अंडर सेक्शन 40A3 30,000 रुपए बच। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस अलाउड है, मेडिकल इंश्योरेंस ऊपर तो लिख ही नहीं रखा, जो मैं वापस ऐड करने की बात करूं ATD की क्या भी नहीं मिलेगी डिडक्शन, मतलब ये पॉइंट अब डिडक्शन का है बाद में करेंगे, एडवांस टैक्स सबसे एंड में होगा। तो समझो एडजस्टमेंट तो हो गए। अब यहां से शुरुआत किया पहले डेबिट से, सैलरी टू स्टाफ, स्टाइपेंड, इंसेनिटिव हो गया, ऑफिस रेंट अलाउड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलाउड, मीटिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस अलाउड, कार का हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलाउड, म्युनिसिपल टैक्स पेड 3,000 या वापिस ऐड कर दो। तो हमने यहां लिख दिया म्युनिसिपल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड का खर्चा है वहां हमने ले लिया है, तो यहां लेस है तो यहां वापिस ऐड करो 3,000 रुपए। अभी जस्ट इसके बाद आप यहां पर आ जाओ लेस वाले में, फीस अर्न ओके है, ये लेस होनी है चारों की चारों, और 3 अदर सोर्सेज में, एक हाउस प्रॉपर्टी में लिख चुके हैं, तो एक बार लेस कर रहा हूं। हमने यहां लिखा बच्चों डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, अमाउंट है 10,524। इसके बाद इनकम फ्रॉम UTI 76, ऑनरेरियम रिसीव्ड 15,800, रेंट रिसीव्ड 85,600। बस अब आप ये समझो कि ये हमारा हो गया PGBP के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार करते हैं 80,000 प्लस 10,500 प्लस 30,000 प्लस 3,000, 1,23,500 हमने ऐड कर दिया 9,28,224 में, तो ये टोटल हो गया 10,51,724। अब एक बार आप लेस वालों में आ जाओ, 1,31,524 आप एक बार इसमें से घटाओ तो 9,20,200, दैट इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जी। दो हेड तो हो गए, अदर सोर्सेज की तो सिर्फ इनकम लिखनी है, टोटल करना है। तो मैंने यहां लिख दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो डिविडेंड, अब डिविडेंड ग्रोस दे रखा है आपको, हमें ग्रोस ही चाहिए होता है। मेरे से कोई पूछे TDS, मैंने कहा 5,000 से ऊपर अगर इंडिविजुअल को मिलेगा तो 194 के अकॉर्डिंग TDS कटा होता है, तो जब टैक्स पेबल की बात करेंगे तो कर लेंगे इसको। इसी तरह इनकम फ्रॉम UTI, बच्चों ये 5,000 से ज्यादा हो ना
तो 194 के में टीडीएस कटता है इसका 10%। तो अभी तो हमें तो यहाँ ग्रोस ही लिखना होता है, लेकिन जब नेट टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होंगे तो इस बात को ध्यान रखें। ऑनरेरियम रिसीव्ड कितना है? 15,800। इनका कोई टीडीएस से लेना देना नहीं। एक बार आप टोटल करो। अब मैंने इस तरह से किया है ना कि अभी देखना दोनों में जल्दी से इनकम और टैक्स निकल आएगा। ये बच्चों 33,924 डेट इज अदर सोर्सेस इनकम। अब एक बार आप क्या करो, यहां पर दोनों के लिए एक एक कॉलम दे दो। एक बार अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन और दूसरी बार नॉर्मल टैक्स प्रोविजन हमने लिख दिया। अंडर डिफॉल्ट दो ही स्कीम है हमारी, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन और अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ टैक्स। तीनों हेड की इनकम निकालते बार तो कोई ऐसा था ही नहीं कि जो कुछ अलग हो इनमें, तो सीधा लिख दो। हमने लिख दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब हम एक तरह से ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल सो इजी जैसे बनना चाहिए। दूसरे नंबर पे पीजीबीपी इनकम और तीसरे नंबर पे अदर सोर्सेस इनकम। मैंने एक बार लिखा बच्चों 57,820, पहले हमने इसको निकाला। दूसरे नंबर पे 9,20,200 और तीसरे नंबर पे 33,924। अब पता है क्या करो, इसका टोटल करो। जीटीआई दोनों केसेस में बराबर 10,11,920,944। अब आप मेरे से कहेंगे कि डिडक्शन सर, मैंने कहा डिफॉल्ट में तो मिलेगी नहीं। अंडर चैप्टर 6 है बच्चों हमारी, हालांकि एक ही है ऑप्शनल के अंदर 80C। कितने रुपीस है 80C की डिडक्शन बच्चों? 10,000 रुपए, जो उसने एनएससी में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड इन एनएससी। 10,000। अब ओहो, मैं बोल क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं। 10,000 डिफॉल्ट में तो मिलेगी नहीं बच्चों, वो मिलनी है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल टैक्स प्रोविजन में। तो टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम ना बच्चों 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होती है। जैसे अब ये 10,11,944 है और 10,01,944 है, तो राउंड ऑफ करके लिख देंगे 10,11,940। टैक्स लाइबिलिटी और टोटल इनकम दोनों 10 के मल्टीपल में क्या होते हैं? राउंड ऑफ। याद रख लेना 288A और 288B। हालांकि मैं आपको क्लियर बता दूं बच्चों, सेक्शन याद रखने का कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर बाद में कोई भी बंदा यूज करता है, मतलब अंडर सेक्शन 288A है और टैक्स लाइबिलिटी 288B में राउंड ऑफ होती है। मैं इसलिए यूज नहीं करता, हमारी स्टडी भी इतना तो यूज नहीं करती, लेकिन स्टिल बच्चे को पता होना चाहिए कि किस सेक्शन के अंडर राउंड ऑफ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सेक्शन बना रखे हैं। टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी दोनों 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होते हैं, ज्यादातर तो आते ही उसी के मल्टीपल में, इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब आपने मेरे से कहा टैक्स निकालना है, मैंने कहा देखो, जब आप टैक्स निकाल रहे होंगे ना बच्चों, तो दिमाग में क्या रखना है मैं आपको अपना बताऊं। मैं यहां ये चाहूंगा बच्चों, फर्स्ट 10 लाख। अब कैसे करेंगे हम लोग? यहां मैं जानता हूं 1,12,500 50,000। बच्चों कोई पूछे कैसे, आप कहोगे 7 लाख तक 20,000 और अगले 3 लाख पे 10% से 30,000। ये बाद में आदत बनानी है, क्योंकि कोई 12-13 ऐसे बोल रहा है तो आप पहले 12 पे सीधा पहुंचेंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चों वाला काम शुरू में सीखने के लिए होता है, बाद के लिए वो थोड़ा हो सकता है। बाद में तो बंदा बड़ा तेज कर देता है कैलकुलेशन। और अबू 10 लाख दोनों ही केसेस में बच्चों, क्योंकि बस ऊपर वाली है, तो अबू 10 लाख में मैं कहूंगा 11,940 का तो कर दो 15%। ठीक है,
और यहां पर 1940 का कर दो 30%। मेरे हिसाब से आप बात समझ गए। अब 11940 का 15%। हाँ, 1791। और यहां पर 1940 का 30%, 582। एक बार आप टोटल कर लो बच्चों। ये तो सेकंड वाला आ गया 113,082। तो ये 51791। अब ये 51791 और 1,13,082, इसके बाद इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो हमने किया बच्चों, पहले मैंने सेकंड वाला लिखा हुआ है अपने कैलकुलेटर पे, तो इसलिए वही लिख रहा हूँ 4523। और यहाँ पर 51791 का 4%, 2072। मतलब 50 पैसे से ऊपर है तो अगला फिगर ही लिख रहा हूँ, और नीचे है तो इग्नोर कर रहा हूँ। हमने जस्ट और जस्ट इसको ऐड किया, ये आ गया 53863। और यहां पर 1,17,605। ये ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी। अब जो टीडीएस कटा हुआ है ना, वो लेस कर दो, इस नेट टैक्स पेबल आ जाएगा भाई, इसको जेब से देने कितने पड़ेंगे, तो हमने लेस कर दिया। एक तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस टैक्स इसने 70,000 दे रखा है, तो पहले केस में तो रिफंड आएगा बच्चों। इसके बाद टीडीएस, दो इनकम पे कटा होगा, टीडीएस ऑन इनकम। पहला अंडर सेक्शन 194 डिविडेंड 10% से घटता है बच्चों। कितने रुपए वो इनकम थी? 10,524। तो कितना घटा होगा? 1052। इसके बाद मान लो बच्चा कहता है सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं है ये ध्यान, तो आप ये समझो कि बच्चों उस टाइम तक याद हो जाता है। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड 10% ऑफ 7600 760, क्योंकि इन दोनों में 5,000 से ऊपर इनकम होते ही 10% से टीडीएस करता है। अब जस्ट आप घटाओ और कुछ नहीं। नेट टैक्स पेएबल अभी जस्ट करते हैं एक बार। 53863 माइनस 70,000 माइनस 1052 माइनस 760। तो ये बच्चों आ गया 17,949। आप सीधा राउंड ऑफ करके ही लिख देना 17,950। ये बच्चों माइनस का है, तो आप बोलेंगे रिफंड। और ये नेट टैक्स पेएबल है। एक बार ये घटा देते हैं। 1,17,605 माइनस 70 माइनस 1,052 माइनस 760। 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 45790। अब आप मेरे को सिर्फ ये बताओ कौन सी ऑप्शन फायदेमंद है इसके लिए। जैसे ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, इसका नोट लिख देंगे कि इसने कैश में पे किया है, तो इसलिए हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या नहीं मिलेगी, डिडक्शन। तो एक बार पहले पहले तो वो लिख लेते हैं। ये तो खैर नोट में क्यों लिखे, ये तो मेन में ही लिख देते हैं, कमेंट। अब इसका नाम लिख देते हैं मिस पूर्वी। शुड ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। ये इसी का ही नाम है, और दूसरी शिफ्ट आउट होती है, तो इसको opt कौन सी कर लेनी चाहिए? डिफॉल्ट, टू मिनिमाइज इट्स टैक्स लायबिलिटी। अब नोट लिख लो। जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन
अंडर सेक्शन 80D। तो बाकी कोई भी लिखना हो तो लिख सकते हो, ये मेन था मैंने लिख दिया। क्वेश्चन 6, मिस्टर वाई कैरी ऑन हिज ओन बिजनेस, एन एनालिसिस ऑफ हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब एक एक करके समझना आप बच्चों इंफॉर्मेशन। पहली, द नेट प्रॉफिट वाज 11,20,000, तो जो प्रॉफिट है वो 11,20,000। ओके। द फॉलोइंग इनकम्स वर क्रेडिटेड इन द पी एंड एल अकाउंट। अब देखो एक बार, ये इनकम पी एंड एल में क्रेडिट हुई है। पहली, इनकम फ्रॉम यूटीआई 22,000, तो अदर सोर्सेस, यहां तो लेस ही होनी है क्योंकि ऊपर तो इंक्लूड है ना, इसने ये क्लियर लिखा है बच्चों, द फॉलोइंग इनकम वर क्रेडिटेड इन पी एंड एल। मैंने कहा यहां तो लेस कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अदर सोर्सेस, और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अदर सोर्सेज, रोज ही है। बिना कहे अगर टैक्स निकालते हैं ना तो हम नॉर्मल वाला निकाल देते हैं, टीडीएस या एडवांस पेमेंट की बात करेगा तो फिर नेट टैक्स पेबल निकाल कर देना पड़ता है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, ये तो मतलब मुझे पता है यहां तीनों लेस कर दूंगा और अदर सोर्सेज में तीनों ऐड हो जाए। अब देखो कितने अच्छे पॉइंट है, हम नॉर्मल अकाउंटिंग में भी कर लें इसको। तो इट वाज फाउंड दैट सम स्टॉक वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ विच वर। गलती से कई बार क्या होता है, स्टॉक किसी दूसरे रूम में पड़ा है, गिना नहीं है, तो हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, तो अब पता लग गया ओपनिंग स्टॉक 8,000, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। मुझे तो ओपनिंग स्टॉक खर्चा सुनाई देता है और क्लोजिंग स्टॉक इनकम, तो ये खर्चा घटा नहीं रखा, मैंने कहा घटा दो। और ये इनकम ऐड नहीं कर रखी तो कर दो ऐड, ठीक है ना, क्योंकि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होना हुआ जो बनता है वही कर दो। नेक्स्ट है 1 लाख was debited in P&L account being contribution to a university approved and notified under section। तो मैं पहले देखूंगा कि ये कौन से के अंडर है, क्योंकि डिफॉल्ट में इसके लिए नहीं है पर शिफ्ट आउट में है, तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजाइन एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो मिल जाएगी। तो इसका कुछ भी नहीं करना, तो खत्म करो इसको, क्योंकि बढ़ती बार गलती नहीं करेंगे ना। इससे नेक्स्ट, सैलरी इंक्लूड 20,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,500। हाँ, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव 48,2 लगता है इस पे, तो ये 2,500 रुपए वापिस ऐड हो जाएंगे। इससे आगे आए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 15 गिफ्ट पैकेट ऑफ ड्राई फ्रूट्स कॉस्टिंग 1,000 पर पैकेट प्रेजेंटेड टू इंपोर्टेंट कस्टमर। अलाउड है बच्चों, कुछ नहीं करेंगे। कमर्शियल एक्सपीडियंस है, इंपोर्टेंट कस्टमर को देने पड़ते हैं गिफ्ट पैक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंसेस ऑन कार वाज 78,000। कार वाज यूज बोथ फॉर बिजनेस एंड पर्सनल पर्पजेस, 3/4 इज फॉर बिजनेस, तो 1/4 दिस अलाउड पर्सनल है। एक बार आप करना कोई 78,000 का 1/4 19,500, मेरे से कोई पूछे क्या, मैंने कहा वापिस ऐड होगा, ठीक है ना। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 30,000 पेड टू ए एंड कंपनी ए गुड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। अब ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 की लिमिट होती है। इन कैश ऑन 31 जनवरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट टू द वेयर हाउस। कुछ नहीं करेंगे बच्चों, आप कहेंगे 48,3, अगर ये 35 से ऊपर होता तो लगता। नॉर्मल के लिए जो 10,000 है, ट्रांसपोर्टर के केस में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो 35,000 तक आप ऐसे पे कर सकते हो। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन द बुक्स वाज 55,000। डेप्रिसिएशन अलाउड है एज पर इनकम टैक्स रूल 50,000। कोई बच्चा बोलेगा क्या करे, हाँ 55 ऐड और 50 लेस, या सिर्फ 5 ऐड कर लो, आपकी मर्जी है पूरी तरह से। वो दोनों ऑप्शन देते हैं, आंसर पे तो इधर से उधर नहीं होना। इसके जस्ट आगे, ड्रॉइंग्स 10,000 डेबिटेड इन द बुक्स, ये तो गलत ही कर रखा है, ड्रॉइंग थोड़ा ऐड होती मतलब लेस होनी होती है, तो वापिस ऐड करेंगे। और इससे नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 15,000 डेबिटेड इन द बुक्स, ये गलत है। इसके लिए एटीसी की क्या मिलेगी, ऑप्शनल में तो है ही सही। तो अब एक बार करते हैं बच्चों, मैंने अब ये रियलाइज किया कि यहाँ पर सिर्फ अदर सोर्सेज की इनकम है, ये जो 3 है, और पीजीबीपी 2 ही हेड हैं। तो एक बार कंप्यूट कर लेते हैं। ऑप्शनल टैक्स रिजाइन में एक ही तरीके से है, और उसने लास्ट चीज हमसे सिर्फ टोटल इनकम पूछी है, टैक्स पेएबल नहीं पूछा, तो टोटल इनकम निकाल देंगे। एक बार देखो अटेम्प्ट होगा।
क्वेश्चन 6, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अंडर ऑप्शनल टैक्स डिजाइन, मतलब नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के अकॉर्डिंग टोटल इनकम। अब सिर्फ आप देखना बच्चों, जिस तरह से करना है, दो हेड हैं, एक तो पीजीबीपी और दूसरा अदर सोर्सेस। तो पहले मैं पीजीबीपी पे आता हूं। नेट प्रॉफिट देखो कितना है, आउटर कॉलम यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 11-20। अब एक एक करके पॉइंट करते चलेंगे। अगर आपने सामने बुक खोल रखी है तो मैं तो और जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे सामने यहाँ बार बार खोलनी नहीं पड़ेगी, मैं पॉइंट बोलता रहूंगा, आप मिलाते रहना। ठीक है ना, जल्दी कर लेता हूँ फिर मैं। तो सबसे पहला है, जो इनकम है वो अदर सोर्सेज की है, और यहाँ लिख रखी है, तो मैंने कहा घटाओ, तो यहाँ एक एक करके लिख देते हैं। इनकम फ्रॉम यूटीआई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अमाउंट है 22,000, 17,500 और 15,000। अभी सेम अमाउंट जो सा अभी ये तीनों का टोटल है, ये अदर सोर्सेस में आएगा। इसके बाद एक बार देखो, आप मुझे कहते हो सर ना तो ओपनिंग स्टॉक लिखा है ना क्लोजिंग स्टॉक। मैंने कहा भाई, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा तो खर्चा नहीं लिखा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा तो इनकम नहीं लिखी, तो लिख देते हैं इसको, ये अंडर वैल्यूएशन बोल देते हैं भाई। जो ये थोड़ा पूरा स्टॉक ही नहीं लिखा, सिर्फ ये कुछ पार्ट नहीं लिखा, तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना कम लिखा हुआ है, 12, भाई जो लिखना भूले हो। और ओपनिंग स्टॉक तो लेस कर दो। आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, ओमिशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओमिशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब लेस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये 8,000 है। इसके बाद 1,00,000 रुपए कह रहा है, P&L में डेबिट है, जो यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया। मैंने कहा अलाउड है। सैलरी कितने रुपए एक्सेसिव पे की है, 2,500, लिख दो। एक्सेसिव सैलरी टू ब्रदर, रिलेटिव लिख लो इवन। कौन सा सेक्शन लगता है, 40A2, 2,500 रुपए। नेक्स्ट, जो एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड है, गिफ्ट पैकेट अलाउड है। आप एक बार कार का ऊपर आओ बच्चों, आप लिखो कार पर्सनल एक्सपेंस, 1/4 पर्सनल है। आप सिर्फ ध्यान देना, 1/4 ऑफ अमाउंट जो है 78,000, तो 19,500। हमने पहले ही सारी कैलकुलेशन कर ली थी। मिसलेनियस एक्सपेंस अलाउड है। डेप्रीशिएशन आप ऐसे ही करो, एज पर बुक्स वापिस ऐड, और जो 32 के अकॉर्डिंग बनता है वो लेस कर। ये अमाउंट है 55,000, और डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32, 50,000। इसके बाद ड्राइंग्स 10,000, और इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 15,000। डेप्रीशिएशन डेप्टेड इन बुक्स 55 था, यहाँ 50 है जो सा अलाउड है। अब और तो कुछ है नहीं, अदर सोर्सेज की अभी इनकम निकालेंगे और एटीसी की रिडक्शन भी ले लेंगे। एक बार हम पहले ऐड वालों का टोटल कर लेते हैं, फिर बच्चों लेस वालों का, ताकि पहले पीजीबीपी की इनकम निकल आए। 12,000 प्लस 2,500 प्लस 19,500 प्लस 55,000 और प्लस 10 और 15, 25,000, 1,14,000 मैंने जस्ट इसमें ऐड कर दिया, 12,34। और अब एक बार लेस वाली आइटम्स का टोटल, 22, 17,500, 15,000, 8,000, 50,000, ये टोटल 1,12,500। हमने इसमें से घटाया 11, 21,500। ये अब आपकी पीजीबीपी की इनकम आ गई। अब आप चाहो तो इसी कॉलम में सब हो जाएगा। कैसे, आप इसी के जस्ट बाद आ जाओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनर कॉलम में टोटल कर लेंगे, बाहर लिख देंगे तो सीधा जीटीआई आ जाएगी।
एक तो है बच्चों अदर सोर्सेज में इनकम फ्रॉम यूटीआई जो कि है 22,000। दूसरे नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 17,500। और तीसरे नंबर पे है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस 15,000। 54,500। अभी आप टोटल करो बच्चों, ये अब आपकी जीटीआई आ गई जो कि बन रही है 11,76,000। अब 15,000 रुपए की एटीसी की रिडक्शन दे दो। आप चाहे सीधा लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी, पहले लिख लो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 थे, उसके अंडर लिख लो एटीसी। अमाउंट है इन्वेस्टेड इन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा कराए हैं 15,000। घटा दो बच्चों, टोटल इनकम आ गई 11,61,000। ऐसे करना है बच्चों, क्वेश्चन हो गया अटेम्प्ट ऐसे। क्वेश्चन 7, जी फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब बच्चों बड़े अच्छे से समझना, ये ना डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन का है। इसने एक तो मेरी समस्या दूर कर दी जो उनसे में कंफ्यूजन थी। कंप्यूट हिज टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन अंडर, कौन सी स्कीम के अंडर है बच्चों? तो अब यहां पर ना ये केयर करना चीजों का। यहां पहली बात कहता है इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस लॉस दे रखा है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैंने कहा ये ना तो सेट ऑफ होगा, ना इधर सेट ऑफ किसी और हेड से नहीं जा सकता, नोर कैरी फॉरवर्ड, इसको तो हटाओ डिफॉल्ट के अंदर। अब है कैजुअल इनकम, इसमें से तो कुछ भी सेट ऑफ नहीं होता। ग्रोस है 5 लाख, ठीक है ना, इनकम है ये तो, इसमें से कुछ सेट ऑफ नहीं होता कुल मिलाकर। स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम 1 लाख, ये बच्चों जो 1,35 है ना, 1,35, इसमें से 1 लाख तो बिजनेस इनकम इसमें से सेट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस का लॉस डिफॉल्ट के अंदर डिफॉल्ट के अंदर सेट ऑफ नहीं होता। शिफ्ट आउट में 2 लाख तक किसी दूसरे हेड से हो सकता है, ठीक है ना बच्चों, ऐसे करके। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी कंप्यूटेड 370। तो ये जो 370 है, आप सोचेंगे बिजनेस इनकम, इसमें से बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये तो सीधा इनकम ही है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 इसमें से हो जाएगा। बच्चों एक बार 1,35 में से 1 लाख यहां सेट ऑफ कर दिया तो बाकी कितना रह गया? 35,000 यहां से हो जाएगा। एक बार अटेम्प्ट करवाता हूं इनकी तरह, आराम से समझते रहना, पूरा समझ आ जाएगा। आप बच्चों पहले लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में हम कैसे करने वाले हैं? आप बच्चों ऐसे लिखना, सबसे पहले सैलरीज कितनी इनकम दे रखी है, इसमें से कुछ सेट ऑफ नहीं हो। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वहां ना बच्चों लॉस है, तो वो किसी और हेड से सेट ऑफ हो नहीं पाएगा। नीचे लिख देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितने रुपीस लॉस है? 15,000। शेल नाइदर बी सेट ऑफ नॉर बी कैरी फॉरवर्ड। तो बात खत्म करो इसको। तीसरे नंबर पे आ जाओ, पीजीबीपी। अब अगर यहां देखें तो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, क्योंकि बिजनेस का लॉस पहले बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कितनी है बच्चों? यहां 1 लाख लिख दो। अब इसमें से आप लेस करो बिजनेस लॉस ऑफ ₹135 सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख।
बाकी जो 35,000 है वो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हो जाएगा सेट ऑफ। तो ये बच्चों 1 लाख तो हो गया यहां से सेट ऑफ, तो ये इनकम तो हो गई नील। अब आप आ जाओ कैपिटल गेन। इसमें हमारे पास LTCG है 112। ये जो बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये हमारा है टोटल 70,000। और जो बिजनेस का लॉस है आप लिख दो रिमेनिंग बिजनेस लॉस सेट ऑफ 35,000 बचा था। तो अगर 35 हटा दें तो बाकी 35,000 आ गया LTCG। इसके बाद आप आ जाओ अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें बच्चों हमने बात की लॉटरी विनिंग की, लॉटरी विनिंग्स ग्रोस अमाउंट है 5 लाख। अब एक बार बच्चों पूरे का टोटल कर दो। अब आप यहां लिख दो ग्रोस टोटल इनकम। अब आपको अच्छे से पता है कि ये जो पर्सन है ये डिफॉल्ट में है, तो डिडक्शन तो कोई आएगी नहीं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 थे। तो यही हो गई टोटल इनकम। अब टैक्स निकालती बार और ध्यान रखना है। आपने में से कहा टैक्स कैसे आएगा डिफॉल्ट में। मैंने कहा पहले ना आप सिर्फ ये देखो कि 4 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन वो 4 लाख का फायदा किस में से मिलेगा, नॉर्मल इनकम में से। तो वो तो 370 है। तो जो बाकी अनएग्जॉस्टेड लिमिट बच गई तो आप LTCG का यूज कर सकते हैं। कैजुअल इनकम में से तो वो यूज होती नहीं है, लेकिन कहां से यूज हो जाएगी, LTCG में से। मतलब कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 4 लाख मेरे से पूछे ये 4 लाख कौन से। मैंने कहा 370 सैलरी प्लस 30,000 LTCG, इस पे कोई टैक्स नहीं है। इस 40,000 4 लाख के ऊपर जो बैलेंस LTCG है, अब क्योंकि ये LTCG है इसका टैक्स आ रहा है तो रिबेट नहीं बनेगी। बैलेंस LTCG 112, 5,000 रुपए। कितना टैक्स, 12.5% बच्चों, 625 रुपए। और जो कैजुअल इनकम है, ऑन कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम पे मैंने आपसे पूछा टैक्स, आपने कहा सर उस पे तो फ्लैट रेट से लगेगा 5 लाख एट द रेट ऑफ 30%। कितना बच्चों, 150। एक बार पूरे का टोटल कर दोगे, 150 625। अब आप लिख दोगे नो लेस, नो रिबेट अंडर सेक्शन 87 फ्रॉम टैक्स कंप्यूटेड, या रिबेट अंडर सेक्शन 87 है नॉट अलाउड। क्लियर लिख देंगे ना कि वैसे 12 लाख से इनकम नहीं है ऊपर, नॉट अलाउड फ्रॉम टैक्स कंप्यूटेड ऑन स्पेशल इनकम। मान लो 1% जो आपकी सैलरी इनकम है वो 4 लाख से ऊपर होती, उसका कुछ टैक्स बनता तो उसमें से मिलती, उसमें से मिलती। अब सिर्फ टैक्स किस पे बना, LTCG पे और कैजुअल इनकम पे, इनमें से तो मिलनी नहीं है, तो ये नहीं मिली। अब एक बार बच्चों इसमें ऐड करोगे आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आंसर चेंज कर लेना, टैक्स यही बन जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, कितना 6025। एक बार ऐड करके बताओगे बच्चों, 156,650। कितना TDS पहले कटा होगा, TDS ऑन कैजुअल इनकम बच्चों 5 लाख के ऊपर 30%, मतलब 1.5 लाख, घटा दो 6650, लिख दोगे आप नेट टैक्स लाइबिलिटी। अब पूछा था कि क्या एडवांस टैक्स का ओब्लिगेशन आएगा, मैंने कहा नहीं। कहता क्यों, मैंने कहा 10,000 से कम है। हम लिखेंगे नो एडवांस टैक्स पेएबल बिकॉज
नेट टैक्स पेएबल या नेट टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन 10,000। आंसर में बस इतना चेंज कर लो बच्चों, ये जहां है ना जीटीआई ठीक है, टैक्स टोटल ठीक है, रिफंडेबल मतलब ये यहाँ टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी टोटल 156,650 और नेट टैक्स पेएबल लिख देना 6,650। बस।